स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं खबर में दम है। 2022 में राजस्थान में अपराधी गैंग के बीच चला खूनी संघर्ष रुक नहीं रहा। विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर पुलिस कस्टडी में हमले के बाद गैंग वॉर की आशंका बढ़ी है। सवाल है कि ठेहट के बाद लादेन तो अब नंबर किसका। साथ ही बात राजधानी जयपुर की उस हनी ट्रैप की जिसमें कारोबारी की एक गलती उस पर भारी पड़ गई। चर्चा 2023 में कांग्रेस के फीडबैक प्लान की भी करेंगे। तो बहुत कुछ होगा। चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। जनवरी की सर्द दोपहर में पुलिस की मौजूदगी में एक अस्पताल में गोलियों की गूंज से अफरा तफरी मच गई। दरअसल यह हमला था गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर, उस पर 3 शूटर्स ने हमला किया था। यानी 22 में शुरू खूनी जंग 23 में भी पीछा छोड़ती नहीं दिख रही। लादेन को अलवर से जयपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि अगला नंबर किसका। नए साल में भी गैंग वॉर की अटकलें। लादेन पर हमला, बेखौफ गैंगस्टर्स। दिन दहाड़े अस्पताल में फायरिंग, थर्राया अलवर। सीकर में राजू ठेठ की हत्या के बाद जो आशंकाएं थी, कुछ वैसा ही देखने को मिलने लगा है। अब राजस्थान में अपराध की दुनिया को ऑपरेट कौन करेगा, किसके इशारे पर करोड़ों की उगाही होगी, इसके लिए प्रदेश के कुख्यात गैंग्स के बीच गैंग वॉर जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि गैंग वॉर की इसी कड़ी में ही अलवर के अस्पताल में विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर जानलेवा हमला हुआ। अब इसे लादेन की किस्मत कहें या हमलावरों की जल्दबाजी, जिसके कारण निशाना चूका और विक्रम को पुलिस सुरक्षित निकाल कर थाने ले आई। अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से 3 अपराधी थे जिन्होंने अंदर आकर के उसमें फायरिंग की, और जो 2 महिलाएं पास में बैठी हुई थी उनके पंजे में और पाँव में गोली लगी है, जिनको मैंने अभी देखा भी है। दोनों सगी बहनें थी, वो दोनों खतरे से बाहर हैं अभी। और क्रिमिनल है, उसकी कोई गोली नहीं लगी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक क्रिमिनल को मैं हथियार के पकड़ लिया है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो अलवर में हमले के शिकार हुए विक्रम गुर्जर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर और 25,000 के इनामी बदमाश विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग मामले में नए खुलासे के बाद पुलिस की चिंता बढ़ी है। हमले के एक आरोपी ने पुलिस को बताया कि रामफल गुर्जर ने उसे लादेन की हत्या के लिए भेजा था। लादेन पर अस्पताल में 3 बदमाशों ने हमला किया था, जिनकी पहचान सचिन गुर्जर, प्रकाश गुर्जर, सोनू के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अलवर पुलिस की गिरफ्त में रहे हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन को अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया था। तभी घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली बरसानी शुरू कर दी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर देवेंद्र जी के पास आए थे, पुलिस वाले जाब्ता के साथ आए थे, है ना। उसका परीक्षण करके वापस जा रहे थे। इमरजेंसी के पास जैसे पहुंचे, उसको लेके ना सुरक्षा के साथ जा रहे थे, तो अचानक से कुछ अनजान लोगों ने गोलियां चलाई, आवाज आई, अचानक उठ के भागे। पब्लिक इकट्ठी बैठे हुए कमरों में घुस गई, तो 2 लेडीज के मरीजों के, अनजान मरीजों के पैरों में ब्लीडिंग हो रही थी। हम तुरंत इमरजेंसी में लिया और उनका प्रॉपर इलाज कराया। पुलिस को इन्फॉर्म किया, डिवाइस सब किया, कोतवाल को किया, और मौके पर आए। उनका इलाज चल रहा है सर, अभी उनकी जान खतरे से बाहर है और सुरक्षित है। कुछ वक्त ही बीते हैं जब इसी तरह सीकर में राजू ठेहट पर गोली बरसाकर उसका काम तमाम कर दिया गया था। उस घटना से सतर्क अलवर पुलिस ने मोर्चा संभाला और लादेन को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर बहरोड थाने पहुंची।
पुलिस ने पीछा कर फायरिंग करने वाले एक बदमाश को पकड़ लिया। वहीं अपराधियों की फायरिंग में 2 महिलाओं को पैर में गोली लगी है और उनका इलाज हो रहा है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां पर बदमाश आते हुए और फायरिंग कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने संदिग्ध बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की 2 टीम इस फायरिंग के अपराधी की तलाश और उनके कनेक्शन को ढूंढने में लगी हुई है। ये पुराने गैंगवॉर की अगली कड़ी है। अलवर वैसे भी गैंगवॉर के लिए कुख्यात रहा है। इस इलाके में विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन और कुख्यात पपला गैंग में भिड़ंत होती ही रहती है। लोकल लेवल पर जसराम गुर्जर गैंग भी पपला गैंग के साथ मिलकर काम करता है। पुलिस इस हमले के बाद ऐसे ही गैंगवॉर की आशंका से घिरी है, इसलिए पुलिस सुरक्षा के सारे इंतजाम कर रही है। लेकिन जान हथेली पर लेकर चलने वाले राजस्थान के गैंगस्टर्स क्या पुलिस की सख्ती से डर जाएंगे, कहना मुश्किल है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब खबर आपको सतर्क करने वाली। अगर आप कहीं भी हुस्न के फरेब में फंसे तो कंगाल होना तय है। राजधानी जयपुर के एक ब्लैकमेलर गैंग के किस्से सुन आपके होश उड़ जाएंगे। एक महिला कर्मचारी ने कारोबारी से नजदीकी बढ़ाई, उसकी निजी जानकारी अपने बॉयफ्रेंड को दी, फिर शुरू हो गई बदनामी से बचाने के नाम पर उगाही का खेल। बिजनेसमैन है, दीपक महेश्वरी नाम है उनका। तो ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई कि उनसे कोई पैसों की डिमांड कर रहा है। हुस्न के जाल में फंसे तो होंगे कंगाल। 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला का नाम प्रियंका है और पुरुष का नाम राहुल है। ये जो पुरुष राहुल है, इसकी सिस्टर जो है ये व्यापारी के वहां पर ही कार्य करती थी। ब्लैकमेलिंग के नए खेल से बचकर पिछले साल ऑलरेडी उनसे किसी ने पैसों की डिमांड की और उन्होंने पैसे दे भी दिए, और इस साल दोबारा से उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। पिछले साल जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने पुलिस को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया और अपने स्तर पर ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। फिल्मी स्टाइल में ब्लैकमेलिंग वाला गैंग, और जो इन्होंने डिमांड की वो इन्होंने बहुत ही फिल्मी तरीके से डिमांड की। नए साल में ब्लैकमेलिंग के इस खेल में आपको भी सतर्क रहना है, वरना क्या पता कि कोई आपकी नजदीकी का फायदा उठाकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा कर आपको कंगाल बनाने की कोशिश शुरू कर दे। जयपुर में हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के इस खेल का पर्दाफाश कर जयपुर पुलिस ने न सिर्फ कारोबारी को बचाया बल्कि आम लोगों को भी सतर्क किया है। नए साल में ब्लैकमेल के इस खेल से आपको भी सतर्क रहना है। जयपुर में हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के इस खेल का पर्दाफाश कर जयपुर पुलिस ने न सिर्फ इस कारोबारी को बचाया बल्कि आम लोगों को भी सतर्क किया है। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी, और उसी के बेसिस पर ये इनसे एक्सटॉर्शन की। पुलिस ने पहले तो ब्लैकमेलिंग के खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा, फिर जो जानकारी दी उसके मुताबिक आरोपी राहुल की बहन और आरोपी प्रियंका पीड़ित कारोबारी की फैक्ट्री में साथ काम करती थी। राहुल को कारोबारी दीपक के पास पैसे होने की जानकारी मिली तो उसने प्रियंका के साथ मिलकर साजिश रची। राहुल ने प्रियंका के मार्फत कारोबारी दीपक की निजी जानकारियां इकट्ठा की। जो ये महिला है ये खुद वहां पर काम करती थी। इसके थ्रू इस महिला और इस पुरुष की दोस्ती हुई, और ये महिला वहाँ पर लंबे समय से काम कर रही थी, तो इसको उस प्रकार की जानकारियाँ, जिस प्रकार की जानकारियों के आधार पर किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उस तरीके की जानकारी होगी, उसने राहुल के साथ शेयर की। इन्होंने इन दोनों ने एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिर राहुल पीड़ित कारोबारी को फिल्मी स्टाइल में बंद लिफाफे में उसे धमकी भरा पत्र भेजने लगा। 1 नवंबर 2021 को एक बंद लिफाफे में धमकी भरा पत्र एक ऑटो चालक के जरिए भेजा, जिसमें धमकी देकर कारोबारी से 11 लाख रुपए वसूले। और जो इन्होंने डिमांड की वो इन्होंने बहुत ही फिल्मी तरीके से डिमांड की। एक लिफाफे के अंदर टाइप शुदा एक चिट्ठी लिख के, और चिट्ठी को जैसे सड़क चलते किसी सब्जी वाले को दे देते हैं और कहते हैं कि जी डिलीवर कर दीजिए। वहाँ पर डिलीवर करवा के उसके ऊपर एक लोकेशन लिखी हुई थी, इस लोकेशन पर इतने बजे इस प्रकार से पैसे आप वहाँ पर छोड़ जाएं तो हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। 15 नवंबर 2021 को दोबारा बंद लिफाफा भेजकर 15 लाख रुपए कारोबारी से वसूले। 26 दिसंबर 2022 को तीसरी बार जब कारोबारी से 23 लाख की डिमांड की तो पुलिस के पास पहुंचा, और पुलिस की योजना के मुताबिक
उसने ब्लैकमेलर को सबक सिखाया। एक डिकॉय ऑपरेशन के रूप में पूरे के पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया और ये पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहाँ पर भेजा गया और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की। पुलिस ने पैसा लेने आए मास्टरमाइंड राहुल को पकड़ा और फिर उसकी शिनाख्त पर प्रियंका पर भी शिकंजा कसा। पुलिस के मुताबिक अभी इस केस की जांच जारी है। पुलिस इस मामले में बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। पुलिस ने पैसा लेने वाले मास्टरमाइंड राहुल को पकड़ा और फिर उसकी शिनाख्त पर प्रियंका पर भी शिकंजा कसा। पुलिस के मुताबिक अब इस केस की जांच जारी है। पुलिस इस मामले में बाकी लोगों की तलाश में भी जुटी हुई है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि 2021 में 2 किस्तें वसूल करने के बाद आखिरकार ब्लैकमेलर ने लंबी चुप्पी क्यों साध ली और 2022 के अंत में कारोबारी को धमकी क्यों दी। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2 बार में करीब 26 लाख रुपए ब्लैकमेलर को देने के बाद आखिरकार पीड़ित कारोबारी पुलिस के पास क्यों नहीं गया। और अब बात सियासत की। कांग्रेस ने 23 में जीत के लिए खास फॉर्मूला तैयार किया है और वो आधारित है सर्वे और फीडबैक पर। बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे। राजनीतिक नियुक्ति के बाद सर्वे पर फोकस। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर बाद में फिर ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनते हैं, ये तो नॉर्मल बात है। कारगर होगा फीडबैक वाला फॉर्मूला। पूरा कार्यकर्ता हमारा एक है और एक ही रहेगा और अब आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस की सरकार दोबारा फिर बनने जा रही है। 200 सीट पर सर्वे, निकलेगा जीत का रास्ता। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम 2023 में ऐतिहासिक बहुमत के साथ में रिपीट नहीं हो सकते। अगर 2023 हमारा हो गया तो 2024 कोई दूर नहीं रहेगा, यूपीए की सरकार बनेगी। हालात यह है कि कांग्रेस की बहुत कठिन डगर पनघट की कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा दौर शुरू हो चुका है। भले बातें करी जा रही हो, अशोक गहलोत जी बार बार कह रहे हैं कि हमने उपचुनाव जीत लिए हैं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारी योजनाओं का बहुत सकारात्मक असर है, लेकिन वो तमाम चीजें वोटों में कन्वर्ट होती नजर नहीं आ रही है। 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज उत्तराखंड ने तोड़ा तो राजस्थान में कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। वहीं 27 साल बाद भी गुजरात में बीजेपी के विजय रथ कांग्रेस को प्रेरणा दे गया। यानी अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत के नए मॉडल पर काम करी और ये पूरा मॉडल संगठन की मजबूती और सर्वे के आधार पर उम्मीदवारी तय करने पर टिका हुआ है। यानी इस बार टिकट कांग्रेस जनता के फीडबैक के आधार पर देगी। यानी जिस नेता से जनता नाराज होगी उसका टिकट कटेगा। टिकट काट कर गुजरात में बीजेपी के मॉडल के आधार पर ही राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में रिपीट होने का प्लान तैयार कर रही है। इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है कांग्रेस की। हमारी स्कीमें जो है लोग उसका आत्मसात कर रहे हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसी स्कीमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो हमने लागू करवाई है। सरकार रिपीट करने को लेकर सीएम का ये भरोसा यूं ही नहीं है। इस बार पार्टी ने इसके लिए खास प्लानिंग की है। चुनाव से पहले हालांकि हर बार कांग्रेस पार्टी सर्वे करवाती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सभी 200 सीटों पर जनता के बीच एक बड़ा सर्वे करवाएगी। पिछली बार से इतर इस बार सर्वे में ज्यादा लोगों का फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस सर्वे के पैटर्न में बदलाव कर ज्यादा लोगों की राय को इसमें शामिल करना चाहती है। इसके लिए सैंपल साइज को बड़ा रखा जाएगा ताकि मौजूदा विधायक की खामियों, खूबियों और जीतने वाले उम्मीदवार पर तस्वीर साफ हो सके। सरकार और कांग्रेस संगठन के स्तर पर भी कई बार फीडबैक लिया गया है। मार्च अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक सर्वे का दौर चल सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा हुआ, लोगों की कांग्रेस के प्रति वापस भावनाएं जुड़ी है, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट कैसे हो, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने और ये सर्वे से कन्वर्ट नहीं होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा इस बारे में संकेत दे चुके हैं। फीडबैक बैठकों में कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्री विधायकों के टिकट काटने का सुझाव भी आ चुका है।
कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी रंधावा ने पिछले सप्ताह कांग्रेस नेताओं से 2 दिन तक अलग अलग फीडबैक लिया था। बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे और 1 दिन में रिजल्ट देंगे। इन बैठकों में कई नेताओं ने सुझाव दिया कि जिन मंत्रियों और विधायकों के फिर से जीतने की हालत नहीं है, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। प्रभारी रंधावा की वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस बात का जिक्र आया था कि कांग्रेस के ज्यादातर मंत्री चुनाव हारते हैं, इसलिए नए चेहरे को मौका देने का फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। 2013 का चुनाव था तो उसमें क्या हाल हुआ, तो ये 2013 में केवल 2 ही मंत्री विजेंद्र ओला और अशोक गहलोत को छोड़ दे तो कोई मंत्री जीत नहीं पाया था। अब 30 से 40% एमएलए और मंत्रियों की टिकट काटने की आपकी हैसियत है कि आप काट देंगे तो दूसरी पार्टी चले जाएंगे। कांग्रेस में इस बार कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति है, ताकि चुनाव प्रचार से लेकर ग्राउंड कनेक्ट तक आसानी रहे। 2 बार हार चुके नेताओं को टिकट मिलना मुश्किल। हालांकि 2018 में भी कुछ अपवादों को छोड़कर इस नियम को लागू किया गया था। बूथ मैनेजमेंट और निचले स्तर तक पार्टी की पहुंच के लिए भी कोशिश शुरू की जा रही है। टिकट कटे तो बगावत और भीतरघात से निपटने की तैयारी। पार्टी को पता है कि टिकट कटने पर कई नेता बागी हो जाएंगे, तो इसके लिए पार्टी पहले से डैमेज कंट्रोल की तैयारी शुरू करेगी। सीट दर सीट सर्वे के आधार पर नए नाम के विकल्प पर विचार करने की भी तैयारी है। पिछली बार भी टिकट कटने पर 11 नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर सदन पहुंचे थे। पिछली बार कहा गया था कि जो 2 बार हार गए उनको हम टिकट नहीं देंगे, फिर बीडी कल्ला जी को कैसे ड्रामा करके टिकट दिया गया, रामेश्वर डूडी को हरा दिया गया। तो ये तमाम चीजें कांग्रेस में क्या कहना बहुत आसान है। कांग्रेस को आज सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड है वो है कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन हो। बात संगठन की मजबूती को लेकर भी है। पिछले 2.5 साल से संगठनात्मक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति के बाद और उनकी सक्रियता के चलते ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति तो हुई, लेकिन पार्टी में जुलाई 2020 से अभी भी हजारों पद खाली पड़े हैं और चुनाव में महज 10 महीने का समय ही बचा है। ऐसे में सवाल है कि अगर नियुक्ति होने में और अधिक समय लगता है तो क्या पार्टी पदाधिकारी जनता और संगठन के बीच में मजबूत कड़ी बन पाएंगे? कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली एसीबी के नए बॉस के एक फरमान पर जमकर बवाल हुआ, सियासत हुई। विपक्ष ने तंज कसे, अपनों ने भी सवाल उठाए। सवाल है कि ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया था। छिड़ा घमासान तो वापस हुआ फरमान। पहचान छिपाने से किसका फायदा? इस तरीके के तुगलकी फरमान से तो लगता है कि जो भ्रष्टाचारी, जो अपराधी बेनकाब होना चाहिए, कांग्रेस उनको बापर्दा करना चाहती है। चुनावी साल में भ्रष्टाचार पर आर पार। भ्रष्टाचारियों को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोपों के बाद एसीबी के नए बॉस को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने अपने नए आदेश में 4 जनवरी के अपने उस आदेश को वापस लेने का ऐलान किया, जिसमें एसीबी ट्रैप में भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर तंज कसा था और राजस्थान कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि सरकार की ओर से इस आदेश के पीछे सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को आधार बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है, 2 का नहीं, 3 का है कि जब तक कोई मुलजिम जो है उसको मतलब सिद्ध नहीं कर दो आप कोर्ट के अंदर, तब तक उसको कई लोग अगर कोई मान लो पकड़ा गया, वो सच्चाई नहीं मान लीजिए, गलत पकड़ लिया, वो बदनाम क्यों हो। हालांकि एसीबी के आदेश पर बात करते हुए सीएम गहलोत ने यह भी दावा किया कि राजस्थान भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई में देश भर में अव्वल है। एक तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के छापे पड़ रहे हैं हमारे शासन के अंदर। जितने एसीबी ने छापे राजस्थान में डाले हैं, या कलेक्टर को जेल में डाल दिया, एसपी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा कभी हुआ है क्या? जो राजस्थान हो रहा है
उनकी तारीफ होनी चाहिए। एसीबी के नए डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने काम संभालने के साथ ही एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने आम आदमी की उम्मीदों को तो झटका दिया ही, सियासी हलकों में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। फैसले भले ही एक अधिकारी का था, लेकिन निशाने पर आ गई। राजस्थान सरकार और विपक्ष ने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। आप अपराधी की पहचान नहीं छुपानी चाहिए, इसलिए नहीं, जब तक अभियोजन, कानून यह कहता है कि अगर पुलिस किसी जांच में लगती है, इन्वेस्टिगेशन में लगती है, उस समय अगर उसको लगता है कि हम किसी विषय को अभी कहीं प्रदर्शित नहीं बने, उसकी खुलासा नहीं हम करें, उसको हम अभी भेद में रखें, तो वह एक जांच का पार्ट होता है। ऐसे केस में भी अगर अभियुक्त का नाम और फोटो ना आएगा तो समाज में उसके प्रति कैसे घृणा पैदा होगी। मैं सोचता हूँ कोर्ट कब सजा देती है और कब वो जेल जाता है कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन इस प्रकार की घटना जब घटती है और अखबार के माध्यम से जनता को जागृति मिलती है तो सबसे ज्यादा सजा तो उस काम से ही उस अपराधी को मिल जाती है। बढ़ते हंगामे के बाद सीएम ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन सरकार में शामिल कई वरिष्ठ मंत्री भी एसीबी के फैसले के खिलाफ मुखर दिखे। निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए, आदेश को वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको निश्चित रूप से बेनकाब करने में सरकार को कोताही नहीं करनी। सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। ये ऑर्डर निकाला गया है, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं इस देश में इनकम टैक्स की और जीएसटी की कार्रवाई होती है। बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स देते हैं उनकी फोटो, उनके नाम चला के हाईलाइट किए जाते हैं। ये तो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की राय। वहीं कई जानकारों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों का नाम छिपाने का कोई आदेश जारी किया ही नहीं था और ना ही एसीबी के 4 जनवरी के आदेश में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र था। और यही कारण है कि एसीबी का 4 जनवरी के उस फैसले के बाद हंगामा बढ़ता चला गया। अगर एसीबी की कार्रवाई की बात करें तो ये पूरी तरह से गोपनीय और सबूतों के आधार पर होती है। एसीबी शिकायत मिलने के बाद वेरीफाई कर ही ट्रैप की कार्रवाई करती है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से इजाजत लेकर एसीबी आरोपी की फोन टेपिंग समेत तमाम सबूत जुटाकर कार्रवाई करती है। सबूत पुख्ता होने के बाद एसीबी परिवादी के जरिए अपने नोट रिश्वत के तौर पर देने के लिए कहती है। ट्रैप के वक्त बरामद नोट वही होते हैं जो एसीबी के होते हैं और ये रिश्वत लेने का पुख्ता प्रमाण होता है। इस पूरी कार्रवाई में एसीबी अपने गवाहों के आधार पर ही एफआईआर दर्ज करवाती है। राजस्थान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी भी लोक सेवा के खिलाफ लगे रिश्वत के आरोप का सत्यापन होने के बाद ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई की प्रक्रिया है, लेकिन आपको बता दें कि एसीबी के जिस आदेश को लेकर हंगामा मचा उसमें कहा गया था कि जब तक आरोपी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसकी फोटो और नाम मीडिया में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिस भी आरोपी को पकड़ा जाएगा उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी की रहेगी। और ये वो आदेश था जिसका जमकर विरोध हुआ और अंत में इसे वापस लेना पड़ा। राजस्थान में भ्रष्टाचार भले ही कम न हो रहा हो, लेकिन पिछले कुछ समय से एसीबी की कार्रवाई को लेकर आम लोगों में भरोसा जगा है। एसीबी के पिछले डीजीपी के कार्यकाल में आम लोगों की भागीदारी से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की सफल कोशिश हुई है, जिसमें छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी तक ट्रैप हुए हैं। एसीबी डीजी के 4 जनवरी के आदेश को लेकर लोगों के मन में पारदर्शिता को लेकर आशंका बन रही थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुराने आदेश को वापस लेने के बाद नए साल में एसीबी उसी जोश के साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।